ओके, सो नाउ विल स्टार्ट अबाउट द बैक्टीरियोलॉजी. ओके, तो बैक्टीरियोलॉजी में हमें पता है कि ग्राम स्टेनिंग सबसे पहले एक स्टेनिंग टेक्निक होती है जिससे हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं बैक्टीरिया को, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव. ठीक है, उससे जो ग्राम पॉजिटिव है उसके बाद हमने बात की कोकाई की. कोकाई क्या होता है? ऐसे राउंड शेप्ड. ठीक है, ये जो रॉड शेप्ड होते हैं उसे बोलते हैं बैसिलाई और जो राउंड शेप्ड होते हैं उसे बोलते हैं कोकाई. ठीक है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, उसके अंदर 2 हेडिंग्स आती हैं. मेन हेडिंग्स सबसे पहले आती है माइक्रोकोकिस, उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकेशी. इसके अंडर हमारे पास आती हैं स्टेफाइलोकोकस, माइक्रोकोकस, इधर स्ट्रेप्टोकोकस, एंटेरोकोकस और न्यूमोकोकस. ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि माइक्रोकोकेसी और ये जो स्ट्रेप्टोकोकेसी हुई हैं इनको हमने डिवाइड किस बेसिस पे किया है? इसको हमने डिवाइड किया है कैटालेज रिएक्शन के बेसिस पे. कैटालेज रिएक्शन कुछ नहीं होता, कैटालेज एक एंजाइम है. ठीक है, वो एंजाइम जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं वो है कैटालेज पॉजिटिव, जो नहीं करते वो है कैटालेज नेगेटिव. ठीक है, इसका एक कैटालिस्ट टेस्ट होता है. उस टेस्ट में कुछ नहीं होता कि जो अगर तो बैक्टीरिया है वो ये वाला एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या होगा कि H2O2 हमने मीडियम में डाल दिया तो वो H2O2 जो है वो ऑक्सीजन बना देगा और उस ऑक्सीजन से क्या होगा कि एफरवेसेंस होएगी. ठीक है, बुलबुले से हमें दिखेंगे. सो दैट विल टेल अस दैट दिस मीडियम कंटेन्स कैटालिस्ट. सो दैट मीन्स दैट बैक्टीरिया इज प्रोड्यूसिंग दैट एंजाइम. Okay, so it is catalase positive and they don't have catalase, so they don't produce effervescence, so they are catalase negative. Okay, तो अभी हम लोग सबसे पहले स्टेफाइलोकोकस की बात करेंगे. ठीक है, स्टेफाइलोकोकस में मेन एक हम जिसकी बात करेंगे अभी दैट इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये मोस्ट पैथोजेनिक है. ठीक है, स्टेफाइलोकोकस में मोस्ट पैथोजेनिक, और ये नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी कॉज करता है. व्हाट इज़ नोजोकोमियल? मतलब इंट्रा हॉस्पिटल इन्फेक्शन जो होती हैं. ठीक है, इन्फेक्शन मोस्ट पैथोजेनिक ये हो गया. और ये क्या करता है? ये एक तो कैटालेज पॉजिटिव तो है ही है जो हमने यहाँ पे पढ़ लिया, कैटालेज पॉजिटिव प्लस मतलब ये कैटालेज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है. सेकेंड, ये कोएगुलेज पॉजिटिव भी है. कोएगुलेज हम लोग कोएगुलेज क्या होता है कि ये कोएगुलेज प्रोड्यूस कर रहा है और इसका टेस्ट भी हम देखेंगे कि 2 टाइप्स का होता है. लैब डायग्नोस्टिक्स में हम देखेंगे. ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये फैकल्टेटिव एनारोब है. फैकल्टेटिव एनारोब का मीनिंग क्या है कि ये वैसे तो एरोब है. ठीक है, मतलब इनको ये ऑक्सीजन में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं, लेकिन व्हेन देयर इज़ एनारोबिक कंडीशन तो कुछ एनारोबिक कंडीशंस में भी ये लिव कर सकते हैं. अनलाइक द स्ट्रिक्ट एरोब्स. अनलाइक व्हाट? Unlike the strict aerobes. strict aerobes कौन है इस ग्रुप में? माइक्रोकोकेसी आर द, आप लगा लो माइक्रोकोकस जो है वो स्ट्रिक्ट एरोब्स हैं और स्टेफाइलोकोकस क्या हो गया? फैकल्टेटिव एनारोब. ठीक है, तो अब हम टर्न वाइज हम बात करेंगे. सबसे पहले हम विरुलेंस फैक्टर की बात करते हैं, फिर क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, टेस्ट पढ़ेंगे. ठीक है, टाइपिंग करेंगे. सबसे पहले विल टॉक अबाउट द विरुलेंस फैक्टर. विरुलेंस फैक्टर्स में अगर हम देखें तो 3 टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं सेल वॉल एसोसिएटेड फैक्टर्स, एक होते हैं टॉक्सिन्स और एक होते हैं एंजाइम्स. ठीक है, सेल वॉल में क्या क्या होता है? हमने क्या पढ़ा? हमने व्हाट वी स्टडीड अबाउट दिस स्टेफाइलोकोकस दैट दीज, सबसे पहली बात हमने पढ़ी है ग्राम पॉजिटिव. ठीक है, एंड इफ़ यू नो अबाउट ग्राम पॉजिटिव कि उनकी जो सेल वॉल है उसमें क्या होता है, मेन चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं बैक्टीरिया उनके पास पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर जो होती है वो बहुत थिक होती है. ये हमने पढ़ा था, तो वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. ग्राम पॉजिटिव हमें पता है तो स्टेफाइलोकोकस की जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है दैट विल बी यूजफुल इन विरुलेंस फैक्टर. बाय व्हाट? इट विल डू अ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेशन कॉज करेगी बेसिकली. ठीक है, सेकेंड चीज़ जो हम उसमें होती है दैट इज़ टिकोइक एसिड. ठीक है, ग्राम पॉजिटिव हमें पता है, ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड होता है. ठीक है, और हमारे पास क्या होता है? एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ प्रोटीन ए. प्रोटीन ए से लगा लो वो एंटी फेगोसाइटिक, मान लो एंटी फेगोसाइटिक, एंटी कॉम्प्लीमेंट्री. कैसे? क्या होता है कि जो प्रोटीन ए है उसके पास एक रिसेप्टर होता है. प्रोटीन ए क्या है? सेल वॉल का एक कंपोनेंट है. तो सपोज़ ये प्रोटीन है, उसके पास एक रिसेप्टर है. ठीक है,
अब अगर तो ये जो बैक्टीरिया है ये नॉर्मल घूमेगा तो ऑब्वियसली हमारा कोई भी फेगोसाइट आ जाएगा या कोई भी इम्यून सिस्टम का कोई सेल आएगा और इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या किया है, विरुलेंस ऑब्वियसली दैट इज़ कि वो इम्यून सिस्टम से बचाना खुद को, तो वो ऑब्वियसली विरुलेंट हुआ। तो उसके पास ये सपोज हमारा प्रोटीन ए है, इसके पास एक रिसेप्टर है किसके खिलाफ, FC पार्ट ऑफ एंटीबॉडी, FC, ठीक है, और ये पार्ट हो गया FAB। नॉर्मली जो एंटीजन होता है वो किसके थ्रू बाइंडेड होता है, ये FAB के से, FAB वो वाला पार्ट जो एंटीजन बाइंड करे दैट इज़ ये वाला पार्ट। लेकिन क्या होता है कि इस प्रोटीन ए के पास FC बाइंड कर जाता है। अगर FC बाइंड कर जाएगा तो ऑब्वियसली वो फेगोसाइट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ये इसलिए अपने आप को बचाता है। इस पार्ट का होता है नॉर्मली, लेकिन वो इस पार्ट का, ये जो पीछे वाली डंडी है उसका ले लेता है, रिसेप्टर बना लेता है। तो इसीलिए ऑप्सोनाइजेशन होना या फेगोसाइटोसिस होना ये जो है इनहिबिट हो जाता है। बाउंड कोआगुलेज या कोआगुलेज क्लम्पिंग फैक्टर होता है ये। इसमें क्या होता है, ये स्लाइड कोआगुलेज रिएक्शन होती है, ये हम लोग लैब डायग्नोस्टिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। मेनली आपको याद रखनी है ग्राम पॉजिटिव से, आपको दो चीज़ें तो ग्राम पॉजिटिव से याद हो जानी चाहिए, पेप्टाइडोग्लाइकन और टिकोइक एसिड। उसके बाद बात आती है प्रोटीन ए की, वो आप याद रख लो, ठीक है। देन आता है टॉक्सिन्स, 3-4 टॉक्सिन्स हैं। पहला टॉक्सिन हम पढ़ेंगे, फिर उसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहला टॉक्सिन जो आता है हमारे दिमाग में दैट इज़ हीमोलाइसिन्स। ऑब्वियसली नाम से हमें क्लियर हो गया, हीम मतलब ब्लड एंड लाइसिन मीन्स वी हैव टू ब्रेक इट। सो हीमोलाइसिन्स आर ऑफ 4 टाइप्स, दैट इज़ फर्स्ट इज़ अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ऑलराइट, अब जो अल्फ़ा हीमोलाइसिन्स हैं इनकी अब हम एक एक स्पेशलिटी देख लेते हैं। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये इनएक्टिवेट हो जाता है 70 डिग्री पे, लेकिन दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। क्योंकि इन 70 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, इनएक्टिवेटर जो होता है इसका अल्फ़ा हीमोलाइसिन का वो आ जाता है, ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे जो उसका इनएक्टिवेटर, इसका इनएक्टिवेटर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय बोल दो या डीनेचर हो जाओ, डीनेचर बोल दो, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो इनएक्टिवेटर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसीलिए वो एक्टिवेट हो जाता है दोबारा से 100 डिग्री पे। पहले इनएक्टिवेट हुआ 70-60 पे, ठीक है। देन कम्स बीटा हीमोलाइसिन। बीटा हीमोलाइसिन्स में एक इसे हम लोग स्फिंगोमाइलिनेज भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्फिंगोमाइलिनेज। क्योंकि क्या होता है कि ये जो बीटा है ना, ये किस ब्लड को लाइसिस करती है, ये शीप के ब्लड को लाइस करती है, ठीक है। ये ह्यूमन ब्लड की लाइसिस नहीं करती, ठीक है, ये शीप ब्लड की लाइसिस करती है। अब शीप के ब्लड में स्फिंगोमाइलिन की जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, स्फिंगोमाइलिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो इसीलिए हमने इसका नाम दे दिया स्फिंगोमाइलिनेज, और ये शीप के ब्लड को करेगी। और ये क्या एग्जिबिट करती है, ये एक हॉट कोल्ड फिनोमिनन है, हॉट कोल्ड फिनोमिनन। इसमें क्या होता है कि हीमोलिसिस जो है वो स्टार्ट हो जाती है 37, जो कि हॉट है, 37 पे स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कंप्लीट जो है वो कोल्ड पे होने पे होती है, ठीक है। चिलिंग होने के बाद वो जो हीमोलिसिस है, हीमोलिसिस का प्रोसेस है वो ख़त्म होगा, इसलिए हॉट कोल्ड फिनोमिनन की शुरुआत हीमोलिसिस विल स्टार्ट एट 37 डिग्री बट एंड व्हेन इट इज़ चिलिंग। ओके, चिल होने के बाद ही इंसान ख़त्म करता है अपनी चीज़ें, वैसे तो व्हाटएवर। चलो, देन बात आती है किसकी, गामा की। गामा में भी क्या है, हीमोलिटिक एक्शन है, और इसकी एक ख़ास बात क्या होती है गामा की कि ये सिनर्गो हाइमेनोट्रोपिक, बहुत ही बड़ा नाम ले लिया, सिनर्गो हाइमेनोट्रोपिक टॉक्सिन, ठीक है। इसका क्या मतलब है इतने बड़े नाम का, सिनर्जिकली बेसिकली होता है कि इकट्ठे काम करना, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो गामा ये हीमोलाइसिन है, ये एक टॉक्सिन होता है जिसका नाम है ल्यूकोसाइडिन, ठीक है। वो ल्यूकोसाइडिन और ये जो गामा टॉक्सिन है हीमोलाइसिन, ये दोनों एक साथ जब हों तभी ये लोग एक्टिवेटेड है,
अगर ये अकेला हो ये लोग काम नहीं करते, ये जब साथ में हो तभी काम करते हैं। कौन? गामा, हीमोलाइसिन और ल्यूकोसाइटिन टॉक्सिन। तो दिस इज नोन एज सिनर्गो, मतलब इकट्ठे काम करना, हाइमेनोट्रोपिक टॉक्सिन्स, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट एक्टिव इंडिविजुअली। अब ये आया, इसकी कैसी एक्टिविटीज़ हैं? इसकी डिटर्जेंट लाइक एक्टिविटीज़ हैं, डिटर्जेंट लाइक। हीमोलाइसिन्स हो गए 4। सेकेंड टॉक्सिन आती है ल्यूकोसाइटिन या फिर पीवी टॉक्सिन, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये सिनर्गो हाइमेनोट्रोपिक है। देन आता है एपिडर्मोलिटिक एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन, थर्ड है ये हमारा टॉक्सिन, ठीक है। अब ये क्या कॉज करता है? ये एक मेन एंजाइम है जो कि स्टेफाइलोकोकस स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम कॉज करता है, ठीक है, स्कैल्डेड स्किन कॉज करेगा ये। और ये जो है बेसिकली मोस्टली न्यूनेट्स में हमें मिलता है। किस में मिलता है? न्यूनेट्स में, ठीक है, जो अभी भी न्यू बॉर्न्स है, ठीक है, उनमें हमें ज़्यादा ये दिखेगा। होना क्या है कि इन्होंने बताया एक्सफोलिएटिव एपिडर्मोलिटिक, मतलब कि जो ऊपर की लेयर है स्किन की वो रिमूव हो जानी, वो सेपरेट हो जाती है ऐसे, ठीक है, दैट इज एक्स मतलब निकालना, फोलिएशन मीन्स इज अ सेपरेशन ऑफ आउटर लेयर ऑफ द स्किन, ठीक है। इससे हमारी स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम जो है मेनली वो होता है। एक और होता है दैट इज़ रिटर्स, ये थोड़ी ज़्यादा सिवियर फॉर्म है हमारी, ठीक है, रिटर्स सिंड्रोम, दिस इज अ सिवियर फॉर्म। एंड देन वी कम टेन सिंड्रोम, TEN 10 सिंड्रोम, ठीक है, ओके। सो एक है एंटेरोटॉक्सिन्स, ठीक है। एंटेरोटॉक्सिन्स क्या कॉज करते हैं? एंटेरो से आपको पता लग ही गया होगा कि हम इंटेंस्टाइन वाली बात हो रही है, एंटॉक्सिन। तो इंटेंस्टाइन में ऑब्वियसली क्या कॉज करेगा? वो स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग कॉज करेगा, ठीक है। अब ये किन किन से हो सकती है हमारी जो ये फूड पॉइजनिंग है? ये हम लोग चाइनीज़ फूड से हो सकती है, ठीक है, कोई किसी ने मिल्क प्रोडक्ट है, पोल्ट्री का प्रोडक्ट है, बेक्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हम तब इनपुट में लाते हैं जब इंक्यूबेशन पीरियड जो है बहुत ही कम हो। इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 1 to 6 आवर्स, इतने ही टाइम में प्रॉब्लम आ जाए हमें, तो हमें पता लग जाता है। ये नहीं है कि 10 दिन पहले हमने क्या खाया था उसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये 1-2 दिन में ही हमने क्या खाया, 1 दिन पहले हमने क्या खाया था, उससे हमें पता लग जाता है कि फूड पॉइजनिंग हुई है। तो इंक्यूबेशन इज़ 1 to 6 आवर्स। और एक और बात इम्पॉर्टेंट कि ये प्री फॉर्म्ड है, प्री फॉर्म्ड इन द सेंस कि हम जब खाते हैं उससे पहले ही उसके अंदर टॉक्सिन रिलीज़ हो चुके होते हैं, ठीक है, ताकि बहुत फास्ट हो जाए। ये नहीं कि हमारे अंदर गए फिर बने। और ये जो है ये फूड हैंडलर के हैंड से ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। फूड हैंडलर जो है वो थोड़े हमें देख कर लेना चाहिए, उसके हाथ मतलब वो होने चाहिए, ठीक है। और ये कैसे होता है, ये कैसे अफेक्ट करता है हमारा जो ये टॉक्सिन है प्यारा सा, ये कैसे करता है? ये करता है अफेक्ट वेगस नर्व को, ठीक है। वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा ये टॉक्सिन, और ये वेगस नर्व क्या करेगी? आगे जाके वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर देगी, ठीक है। वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करेगी और साथ में वो इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्सिस भी अफेक्ट करेगी। अब आपको पता ही है इन दोनों चीज़ों से क्या होगा। डिटेक्शन करनी हो हमने तो एलिसा, लेटेक्स एग्लूटिनेशन और PCR से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो एंटेरोटॉक्सिन्स हैं, इसकी जो अगर हम एंटेरोटॉक्सिन के टाइप्स देखें, सीरोटाइप्स, तो वो A to I, ठीक है, टाइप A टाइप I तक, एक्सेप्ट फॉर टाइप F, वो फूड पॉइजनिंग नहीं कॉज करती टाइप F वाली। और A to I, उसके बाद R to T और V, ठीक है। कितनी सारी अल्फ़ाबेट्स आ गए, मतलब इतने सारे टाइप्स के एंटेरोटॉक्सिन्स हैं। उसमें से जो टाइप F वाली है हमने जो इंक्लूड नहीं की यहाँ पे हमारी फूड पॉइजनिंग में, टाइप F क्या कॉज करती है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, यस। अब ये जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है ये काफ़ी ये कैसे हमें होता है? मेनली ये कहाँ देखा गया है? जो हमारे वेजाइनल टैम्पोन्स होते हैं, ठीक है, उधर वो अगर हम लोग एक्सेसिवली पर लॉन्ग बीइंग टाइम या फिर जो भी है वो यूज़ करते हैं, तो फिर वेजाइनल टैम्पोन से ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है, बिकॉज ऑफ हाईली एब्जॉर्बेंट दिस टैम्पोन्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को होता है, नॉन मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन या फिर मेन को भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मेनली हमने इधर देखा हुआ है। अब ये जब हो जाता है, ठीक है, ये कैसे होता है? पहली बार टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ऐसा क्यों होता है? ये एक एग्जांपल है सुपर एंटीजन की, ठीक है, सुपर एंटीजन। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो सुपर एंटीजन है ना,
वो एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट में नहीं होता। जैसे कि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ठीक है, जो एंटीजन प्रेजेंट कर रहा है, उसके पास ये एक क्लेफ्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक क्लेफ्ट है, ये टी सेल है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे एक एंटीजन आता है और ये इसको प्रेजेंट कर देता है टी सेल को, लेकिन उसके बाद अगर ये एंटीजन बाइंडिंग का क्लेफ्ट है, लेकिन यहाँ के अलावा वो यहाँ पे सपोज यहाँ पे बाइंड कर जाए, तो क्या होता है कि जब वो एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट के अलावा कहीं पे बाइंड करता है तो वो सुपर एंटीजन की तरह बिहेव करता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली साइटोकाइंस की प्रोडक्शन करनी शुरू कर देता है। मतलब एक्सेसिव अमाउंट्स में वो चीज़ें जो होती हैं उसे एक्सेसिव अमाउंट्स में करना शुरू कर देता है। साइटोकाइंस इंक्रीज़ हो गए, इंक्रीज़ क्या हो गई, इन्फ्लेमेशन। इसके क्या हो, इससे होता क्या क्या है, रैश हो गया, फीवर हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गई और बीपी कम हो गया, ठीक है। एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है कि हमारा मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया, ये हो जाता है फिर। दिस इज़ एज डिफ़िकल्ट। ये एक क्लिनिकल कंडीशन है जो कि हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, वरना डेडली भी है। और इसको हम डिटेक्ट वही सेम लेटेक्स एग्लूटिनेशन जो हमने पिछले किया, लेटेक्स एग्लूटिनेशन मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, और साथ में PCR से भी कर सकते हैं। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।